हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट राजाओं के बारे में। और अब देखिए जितने भी हैं चीज़ें अब राजाओं की आती जाएंगी और स्पेशली हमारा जो फोकस रहने वाला है ना, वो मगध के ऊपर रहने वाला है। तो आप देखिए कि सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हर्यंका डायनेस्टी की बात करने वाले, क्योंकि इससे सवाल हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। और देखिए एक बात मैंने आप लोग को बोली थी कि जैन धर्म, बुद्ध धर्म और ये जितने भी महाजनपद हैं, ये सब चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले तो जैन धर्म हुआ, फिर बुद्ध धर्म आएगा, फिर महाजनपद आएंगे, ऐसा नहीं है। एक साथ सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बाकी की सब चीज़ें तो हमने देख ली, लेकिन अब इनके बारे में देखेंगे। तो मगध जो है ना, वो सबसे पावरफुल राज्य एक तरह से माना जाता था और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता था। लेकिन आप देखिए कि मगध के अंदर उसको स्ट्रांग बना कौन रहा है और क्यों वो स्ट्रांग है, वो भी हमें जानने की कोशिश करनी है कि वहाँ पे कौन से एबल रूलर हैं जो मगध को उस लेवल तक पहुँचा रहे हैं। और अगर आप आज की डेट में मगध को देखेंगे तो ये बिहार के अंदर पड़ता है। तो देखिए आप ये सोचिए कि एक बिहारी सब पे भारी है ना। ये वही वाली बात है कि आज भी अगर आप बिहार के लोगों से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी बिहार के लोग हैं वो पॉलिटिक्स में हाईली इंटरेस्टेड होते हैं ना। तो वो उनके तो जीन्स में है ये चीज़, है ना। आप पॉलिटिक्स की एक बात कीजिए, अगले 10 बात बताएंगे आपको। तो कहने का मतलब है कि वहाँ शुरुआत से ही ऐसे है, बहुत सालों से, कोई एक दिन से या 2 दिन से की बात नहीं है, ये बिहार के अंदर शुरू से है। तो वो आज आपको क्लियर भी हो जाएगा कि क्यों ऐसा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम पढ़ने वाले हर्यंका डायनेस्टी 544 बीसी से 413 बीसी के अराउंड ये चलेगी। और इसके बाद फिर शिशुनाग आएंगे, फिर नंद आएंगे, फिर मौर्यन आएंगे। तो इस तरीके से चलेगा। अभी जो है ये मौर्यंस जो है, मौर्यन से पहले जितनी भी डायनेस्टी उनको हम बोलते हैं प्री मौर्यन एम्पायर, ठीक है दोस्त। और इसके अंदर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट राजा बनते हैं, या इनको फाउंडर भी आप लोग बोल सकते हैं, ये है बिंबिसार। देखो वैसे तो ऐसा नहीं था कि सबसे पहला जो मगध के अंदर एम्पायर बन रहा है वो बिंबिसार ही बना रहा है। इससे पहले बृहद्रथ एम्पायर भी था। और वहाँ का एक्चुअली एक जनरल होता है, वो बृहद्रथ एम्पायर को कंप्लीटली बैनिश करके वहाँ अपने बेटे को बिठाने की कोशिश करते हैं जिसका नाम प्रद्योत होता है। और पर वो क्या करते हैं, वो मगध को अपनी सेंट्रलाइज्ड कैपिटल नहीं बना के वो अवंती को अपनी कैपिटल बना लेते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी कहानी भी चलती है पूरी की पूरी। तो बट उसमें हमें नहीं जाना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है वो हर्यंका डायनेस्टी पे ही रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ से नहीं पूछता है जहाँ से मैं बता रहा हूँ। तो यहीं से एग्जामिनर जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। और एक व्यक्ति चांद प्रद्योत है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, वो अभी हम इसके यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो फाउंडर जो है वो बिंबिसार है, जिनको हम बिग बी बोल सकते हैं, बी, ठीक है, बिग बी। और ये भट्टिया के बेटे हैं। और आप देखिए कि काफ़ी अच्छा खासा इनका राजपाट है, 544 बीसी से 491 बीसी, 50 साल से भी ऊपर। और ये जो है इनको श्रेणियाँ भी बोला गया है। अब श्रेणियाँ क्यों बोला गया है, क्योंकि इनके पास थी स्टैंडिंग आर्मी। यूजुअली हर राजा के पास बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, इनके पास बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होगा कि जो घोड़े पे, ऊँट पे, हाथी पे नहीं है सिर्फ ऐसी पैरों पे है ना, पैदल जो आर्मी होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन दम तो होता है भाई, पैदल आर्मी कोई जीरो थोड़ी है और बहुत बड़ी अगर हो तो और खेल खतरनाक हो जाता है। साथ में इनकी जो कैपिटल है वो है मगध। अब आप देखिए कि जो मगध कैपिटल का, मगध की ही कैपिटल जो इन्होंने बनाया था वो बनाया था गिरिवराज को और राजगृह को। अब गिरिवराज और राजगृह सेम ही है। आप देखिए कि एक्चुअली में क्या है कि मगध जो है वो बेसिकली 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और आप अगर जैसे आज की डेट में नेपाल को देखते हो तो नेपाल को फतेह किसी ने भी बहुत मुश्किल रहा है ना। अगर वो कोई देखें भी तो बिल्कुल नीचे तक ही पहाड़ियों तक पहुंचा है, ऊपर तक तो नेपाल के अंदर भी कोई नहीं पहुंचा है। कहने का मतलब है कि हिमालय ने जो है पूरे के पूरे नेपाल को ढका हुआ है। सेम ऐसा ही हाल जो है हमें यहाँ पे मगध के अंदर भी देखने को मिलता है। तो इतना ईजी नहीं था मगध को पकड़ना। लेकिन पहाड़ियों के बावजूद भी वो तो फिर एक सेंट्रलाइज जगह हो गई। एक और जो खेल है जो बिंबिसार ने किया, ऐसे ऐसे अलायंसेस किए, ऐसे तरीके किया कि चारों तरफ से मगध को प्रोटेक्ट करके रख दिया। तो मगध को कैसे प्रोटेक्ट किया, वो अब हम, वही तो कहानी है सारी की सारी। और जो बुद्धा है, लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्धा, वो इन्हीं के कंटेम्प्रेरी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और महावीर भी इनके कंटेम्प्रेरी हैं। इवन जो महावीर है उनका तो इनके साथ एक रिलेशन भी है काफ़ी दूर का, वो मैंने जैन धर्म के अंदर बता रखा है, अब उसमें नहीं घुसते अभी, ठीक है दोस्त। अब देखो कि सबसे पहले तो ये मैरिज अलायंस कौन सी कर रहे हैं। 2 तरह की अलायंस होती है। एक तो होती है कि बैटल के अंदर, युद्ध के अंदर किसी तरीके से अलायंस कर ली जाए, और दूसरा है मैरिज अलायंस कर ली जाए। तो अभी सबसे पहले हम इनकी मैरिज अलायंस की जो है पावर वो देखते हैं, वो समझते हैं। आप देखिए कि इन्होंने 3 शादियां की। एक कौशल की रानी है, रानी तो नहीं कह सकते, यहाँ का एक राजा है प्रसेनजीत,
जीत, ठीक है, इसकी सिस्टर कहेंगे हम। इसकी जो सिस्टर है उसका नाम है कोसला देवी। तो कौशल नरेश की बहन जो है कोसला देवी है, उससे ये शादी करते हैं। अब इस शादी को करने से होता क्या है, आप देखिए, इस शादी को करते ही इनके पास आ जाता है दहेज में काशी, क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंसेस का मतलब ही ये होता था कि शादियां इसीलिए तो राजा किया करते थे कि दहेज मिलेगा, और दहेज में जैसे ही काशी आता है तो आप समझो कि मगध के एक साइड में है काशी और काशी की साइड से मगध हो गया प्रोटेक्टेड। ठीक है दोस्त, दूसरा जो शादी ये करते हैं वृजी की राजकुमारी चेलना से। ठीक है, और चेलना जो है एक तरह से चेलना से शादी करके आप समझो कि वृजी इनके हाथ में आ रहा है। और बेसिकली जो चेलना है एक लिच्छवी प्रिंसेस है ना, जो नेपाल का राजा है, वहाँ उसकी जो एक तरह से कह लीजिए कि संतान है। तो वहाँ से हमें समझ आ रहा है कि नेपाल के साथ भी इन्होंने एक अच्छा अलायंस बना लिया और वहाँ से इनको दहेज में जो है वृजी मिल गया। ठीक है, तो यानी कि नेपाल वाली साइड से भी मगध को प्रोटेक्ट करके रख दिया। फिर तीसरी शादी जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं क्षेमा से। क्षेमा जो है वो सागला की राजकुमारी है। अब सागला क्या है आज की डेट में, अगर आप देखेंगे तो सागला को तो ये बनता है सियालकोट, जो कि पंजाब में पड़ता है। ठीक है, अब ये आज की डेट में पाकिस्तान वाली साइड में आप देखेंगे इसको, है ना। तो बट आप समझने वाली बात ये है कि इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, पंजाब को भी अपने साथ मिला लिया एक ब्रदरहुड की फॉर्म में या मैट्रिमोनियल अलायंस की फॉर्म में। तो कहने का मतलब है कि अब पंजाब की तरफ से भी कोई खतरा नहीं है। तो ये सारी की सारी मैट्रिमोनियल अलायंस अपने आसपास के राजाओं से ही कर रहे हैं और इससे इनको बहुत बड़ा फायदा भी हो रहा है। दहेज तो जो मिल रहा है सो मिल रहा है, लेकिन साथ में प्रोटेक्शन हो रही है अपने खुद के एम्पायर की। आप खुद सोचो ना कि अगर आपने घर की चारदीवारी कर ली तो घर की चारदीवारी कर ली तो आपका घर सेफ है भाई एकदम से। और अगर कहीं आपने दीवारी खुली छोड़ दी तो हो सकता है कि कल को वहां पे कोई अपना बाग बगीचा बना ले, कोई गाड़ी खड़ी कर जाए, कोई कुछ कर जाए, हर कोई अपना हक जमाने आ जाएगा। तो सिंपल सी वो बात है यहाँ पे। ठीक है दोस्त, एक एम्पायर को सिर्फ फैलाना ही सफिशिएंट नहीं होता है, उसको संगठित करके रखना भी सफिशिएंट होता है। ये दोनों काम जो कर लेगा राजा वही स्ट्रांग है। ठीक है, अगर फायदा क्या, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात नहीं करनी है सिकंदर की तरह, है ना। सिकंदर आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे से लोग उसका हथियाए जा रहे हैं, तो वो कहानी देखिए उसका कोई फायदा नहीं है ना। क्योंकि क्या है कि अगर आपने एक जगह पे जीता और फिर आपसे वो किसी ने छीन लिया जैसे ही आप वहां से गए, तो फायदा क्या निकला उसका, है ना। और यही काम अफगान करते रहे, और जब अफगान यहाँ पे आते थे तो भैया पंजाब को छीनने की कोशिश करते रहते थे। पंजाब के लोग जो है उस टाइम पे उनका मुकाबला करते थे, लेकिन जैसे अफगान यहाँ पे कितने टाइम टिकते भारत के अंदर, है ना, तो फिर वो वापस चले जाते थे, तो फिर पंजाब के लोग ही बैठ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे पंजाब के अंदर भी होता रहा है। तो वही वाली चीज़ है कि एक्सपेंशन करो, लेकिन अपना जो एग्जिस्टिंग एम्पायर है उसको स्ट्रेंथन करके करो तो बात बनती है। अब आप देखिए कि अगला पॉइंट जो आपको समझना है वो समझना है अंग प्रदेश का। अंग प्रदेश बिल्कुल देखिए कि ये भी मगध के साइड में ही पड़ता है, बिल्कुल पास में ही पड़ता है। और अंग प्रदेश का जो राजा था ब्रह्मदत्त, वो जो है उसने किसको हरा दिया था, उसने इसके बाप को यानी कि इसके फादर को जो है हरा दिया था। ठीक है, अब बिंबिसार यानी कि बिग बी के जो पिता हैं वो ऑलरेडी हार चुके हैं अंग प्रदेश के राजा से। अब बिंबिसार के मन में है कि भैया बाप का बदला लेना पड़ेगा, नहीं तो बेटा कैसा, है ना। तो इन्होंने सोचा ठीक है भैया, अब पापा का बदला मैं लेने जाऊंगा। तो ये जाता है और ब्रह्मदत्त को हरा देता है। तो यहाँ पे जो अंग प्रदेश है वहां के राजा को कौन हराता है, बिग बी यानी कि बिंबिसार हराता है। और अब अंग भी जो है एक तरह से उसके अंडर में आ चुका है। अब देखिए कि बहुत समय से, बहुत लंबे समय से जो युद्ध चल रहा था अवंती के साथ चल रहा था बिग बी साहब का। अब अवंती के साथ इतना लंबा युद्ध चल रहा था कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अब कितना समय अपनी सेना को उसी जगह पे लगा के रखेंगे, क्या कोई सेंसिबल डिसीजन जब बन ही नहीं रहा है तो क्या किया जाए ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पे देखिए कि इनका जो है बहुत बड़ी एक सूझबूझ जो है वो काम आती है कि ये अपनी कौन सी अलायंस का आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक ये ब्रदरहुड अलायंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब होता क्या है कि इनके कोर्ट में एक बहुत ही फेमस चिकित्सक है जिसका नाम है जीवक। ठीक है, वो फिजिशियन है। अब जो अवंती का राजा है उसका नाम है चंद प्रद्योत, ये नाम याद रखिएगा। अब ये जो चंद प्रद्योत है इसको हो जाता है जॉन्डिस। आप सोचेंगे जब जॉन्डिस हो गया तो हरा देता फिर इसको जाके, भाई राजा थोड़ी लड़ा करते हैं हर जगह पे, राजा अपने कमांडर्स को भेजा करते हैं दोस्त। एक राजा 10 जगह पे उसके बैटल चल रहे होते हैं, ऐसा थोड़ी कि एक जगह पे बैटल चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि राजा खुद जाके लड़ाई कर रहा है, राजा तो सिर्फ ऑर्डर देता है, दिमाग के साथ खेलता है पूरे का पूरा, आगे के जो अंजाम है वो कमांडर देते हैं। सिंपल सी बात ये है। तो कहने का मतलब है कि अब जो चंद प्रद्योत है उसको जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है, और पूरे आसपास के एरिया में किसी के पास भी जॉन्डिस का इलाज नहीं है। वो बेचारा वैसे ही दुखी पड़ा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब करूं क्या। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या करता है, एक फ्रेंडली अलायंस क्रिएट करने के लिए अपने जो यहाँ का कोर्ट फिजिशियन है जीवक,
उसके पास भैया जॉन्डिस का इलाज था। देखिए कमाल की चीज़ है ना, साइंस में भी अच्छी खासी इन्होंने डेवलपमेंट कर रखी है, फिजिशियंस में भी। तो जीवक को भेज देता है भैया चांद प्रद्योत के पास कि जाओ उसको ठीक करके आओ। तो जीवक जाता है और चांद प्रद्योत को ठीक कर देता है। चांद प्रद्योत भैया खुश है, मेरे को कोई ठीक नहीं कर पा रहा, मैं वैसे ही स्वर्ग से धारने लगा था तब बच गया मैं, है तो बिग बी, यू आर रियली बिग बी। तो इस वजह से वो खुश हो जाता है और वो भैया अलायंस कर लेता है बिग बी के साथ, यानी कि अपने बिंबिसार के साथ। और यहाँ पे अब बिंबिसार ने देखिए कि अवंती की साइड जो है ना, वहाँ से भी एकदम से मगध को सेव कर दिया है। यानी कि अब अगर कोई मगध के ऊपर आक्रमण करेगा अवंती की साइड से, तो उसको पहले अवंती नरेश से परमिशन लेनी पड़ेगी, और अवंती नरेश तो परमिशन नहीं देंगे भैया, क्यों देंगे वो। तो ऐसे करके भैया इन्होंने कर लिया पूरे का पूरा एक गोल चक्कर, गोल घेरा, और आसपास दुश्मन ना बना के स्ट्रॉन्ग आर्मी और स्ट्रॉन्ग फ्रेंडली अलायंस बना दिए, जिससे मगध हुआ प्रोटेक्ट। और मगध को इसका बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत लंबे समय तक जो है मगध को कोई हिला नहीं पाया। ठीक है दोस्तों, ये जो तरीका है ये बिग बी ने अपनाया था, और ये मैंने पूरा का पूरा आप लोग को यहाँ पे बता दिया है। ठीक है जी। अब आगे क्या होता है कि इसी का एक बेटा होता है जो कि चेलना का बेटा है एक तरह से, है ना, चेलना जो राजकुमारी है। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, जो ये क्षेमा है, ये जो है बिग बी से यानी कि बिंबिसार से परमिशन लेकर ये बुद्ध धर्म को अपना लेती है, और ये इतना ज़्यादा अपना लेती है जस्ट लाइक मीराबाई, है ना। हम पढ़ते हैं कि मीराबाई भी भगवान श्री कृष्ण की भक्त होली थी, तो ऐसे ये भी जो है बुद्ध की भक्त होली थी। और ये जो है इन्होंने पूरा खुद को डेडिकेट कर दिया था बुद्धिज़्म की तरफ, और ये बाद में जो है भिक्षुनी जो होता है ना, भिक्षुनी भी बन गई थी। इनसे परमिशन लेके ये फाइनली भिक्षुनी बन गई थी, ये आपको समझना है। और अब देखिए कि ये सारी कहानी के बाद अब जो इनका बेटा है ना, ये काफ़ी, ये इसको थोड़ा सा बुढ़ापा हो गया है ना, तो अब जो इसका बेटा है वो गद्दी पे बैठेगा, और वो बेटा जो है इन तीनों में से कौन सी राजकुमारी का होगा, तो वो होगा चेलना का। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही खेल बदलेगा। और ये चेलना का जो बेटा है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। ये हिंदी वालों के लिए लिख दिया मैंने सारी की सारी चीज़, है ना, तो ये एक बारी आप इसको पढ़ लीजिएगा जितने भी लोग हिंदी में हैं। अच्छा, बुद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट इन्होंने भी किया है, हालांकि हर जगह पे ये हमें देखने को तो नहीं मिलता है कि एग्जैक्टली किया भी है कि नहीं किया। कहीं जैन को तो नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जैन धर्म से रिलेशन निकल के आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैक्सिमम एविडेंसेस मिलते हैं वहाँ पे इन्होंने बुद्ध धर्म को ही प्रमोट किया। ठीक है, एक बार हिंदी वाले पढ़ लेना, इसको रीड कर लेना, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा बता दिया है। ठीक है, अब आप देखिए सेकंड रूलर जो आ रहा है, अजात शत्रु आ रहा है, और ये बिंबिसार और चेलना का बेटा है। मैंने अभी आपको समझाई ये पूरी की पूरी कहानी। अब आप समझो कि जब ये आता है गद्दी पे बैठता है, तो ये क्या करता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए बिंबिसार ने गद्दी सजा के रखी हुई, ये बिंबिसार को एक दिन पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है, और ना तो उनको खाने को कुछ दे रहा है ना पीने को दे रहा है। तो एकदम तड़प तड़प के बिंबिसार की हो जाती है मृत्यु। ऐसा कई जगह पे लिखा हुआ है, और कई जगह पे लिखा हुआ है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, तो बट जो हमें मोस्ट ट्रस्टेड स्टोरी मिली वो यही है ना। तो कहने का मतलब है कि अजात शत्रु जो है खुद मारना भी नहीं चाह रहा है बिंबिसार को, और चाह रहा है कि वो मर भी जाए किसी भी तरीके से, और खुद ये स्ट्रांगली अब जो है अच्छा खासा कैंडिडेट बन जाए राजा बनने का। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से बिंबिसार का खेल होता है खत्म, और ये जो है अजात शत्रु कंप्लीटली गद्दी पे बैठ जाता है। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि बाद में ये भी बहुत धर्म अपनाता है, इससे रिग्रेट होता है कि इसने अच्छा नहीं किया है, बट ठीक है, एनीवेज वो था कि नहीं था, वी रियली डोंट नो अबाउट दैट। अच्छा, एक इसने टाइटल ले रखा था जिसका नाम आपको याद रखना है, कुनिका। ठीक है, तो कुनिका अगर नाम आ जाए कहीं भी तो आपको ध्यान देना है, कनिका मत बोलना, कुनिका। ठीक है, 492 से 460 बीसी तक जो है अजात शत्रु पूरा का पूरा वर्क कर रहा है, और ये भी एक तरह से बुद्धा के कंटेम्प्रेरी। एक्चुअली में जो बुद्धा की डेथ हो रही है वो इसी के कार्यकाल के आसपास में हो रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ी थोड़ी चीज़ों का। इसके अलावा एक सबसे बड़ा काम जो है जिसपे 100% है कि अजात शत्रु के इस काम पे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है पेपर के अंदर, और वो ये है कि भैया इसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को जो है राजगिरा के अंदर पैट्रॉन किया था। यानी कि सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इसी ने करवाई थी राजगिरा के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी काउंसिल के अंदर विनय पिटक और सुत पिटक बने थे, वो सब मैंने आपको बुद्धिज़्म में बताया है, तो अननेसेसरी का यहाँ पे अब दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। बस आपको जो मेन टास्क है वो यही याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में बाकी चीज़ें तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं पहले। इसके बाद देखिए अब क्या होता है, अब आपको समझना है थोड़ी सी कहानी को। आप समझो कि ये बेटा था चेलना का, ये राजकुमारी जो है ऑलरेडी भिखुनी बन चुकी है, इसको कोई मतलब नहीं है। चेलना जो है इसका बेटा है अजात शत्रु। अब बची कौन सी रानी, वो बची कौशला देवी। अब कौशला देवी का कहना ये है, प्रसेनजीत जी
यानी कि अपने भाई को बोल रही है कि भैया आपने जो काशी है वो मेरे पति को दिया था, है ना, बिंबिसार को दिया था। तो जब बिंबिसार को अजात शत्रु ने इतना दुर्गति की, इतना परेशान किया और टॉर्चर करके मार दिया, तो क्यों ना ये जो काशी है आप वापस ले लीजिए, क्योंकि ये तो कोई मतलब नहीं है अजात शत्रु को देने का, है ना। अजात शत्रु को तो वैसे भी आपने नहीं दिया है और ये हमने हमारे बारे में तो वैसे भी पूछ नहीं रहा है, तो क्यों ना इससे वापस ले लिया जाए। तो ये जो कौशला देवी है प्रसेनजीत को बोलती है और प्रसेनजीत जो है काशी जो है अजात शत्रु से वापस ले लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है भिड़ंत हो रही है। अब जो अजात शत्रु को आ जाता है गुस्सा, तो अजात शत्रु जाकर क्या कर देता है, कौशल नरेश पे कर देता है हमला, यानी कि कौशल राज्य के ऊपर हमला कर देता है और जीत जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि पूरा का पूरा कौशल राज्य ही इसके अंडर में आ जाता है। ऐसे ही ये एक हमला करता है वैशाली की तरफ, क्योंकि आप देखिए कि जो वृजी मिल रखा है, वृजी भी इससे छीनने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्योंकि इसका कोई ज़्यादा किसी से बन नहीं रही है, सिंपल सी बात ये है ना। तो वृजी के साथ जो अलायंस क्रिएट हो रहा है वो तो बिग बी का था, बिंबिसार का था, लेकिन इसके हाथ से जैसे ही इसको लगता है कि वृजी भी जा रहा है, यानी वाजी भी जा रहा है, तो उसी की तो कैपिटल वैशाली है ना, तो ये वहाँ भी हमला करके वहाँ भी जीत जाता है। अब आप सोचेंगे कि भैया ये जीत कैसे रहा था, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब बहुत बड़ी सेना भी ना हो और सिर्फ कुछ ही आपके पास रिसोर्सेज हो तब भी आप जीत रहे हो, तो इसका सबसे बड़ा कारण एक हो सकता है टेक्नोलॉजी। तो इसके पास एक अच्छी खासी टेक्नोलॉजी थी, आपने बाहुबली मूवी के अंदर देखा होगा वो भल्लाल देव को, तो वहाँ से शायद आप अंदाज़ा लगा पाएँ। उसके पास था रथ मूसल, तो इसके पास भी रथ मूसल था। वो रथ होता है ऊपर, वो जो गोल गोल हेलीकॉप्टर की तरह है ना, पहिया सा घूमता रहता है, तो वो जाके सबको दुश्मनों को नाश करता रहता है, काटता रहता है, तो वो रथ मूसल इसके पास था। दूसरा इसके पास क्या था, महाशिला कांतिका। ये वही वाली, आपको अगर याद हो तो आपने बाहुबली मूवी में भी देखा, तो वो बड़े बड़े पत्थर थे, वो यूं डालते थे और यूं करके फेंक देते थे, तो वो दूर जाके पत्थर गिरते थे और आग के गोले भी फेंक सकते थे, तो वो भी इसके पास था। ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से जो है इसको बहुत हेल्प मिल रही थी। सपोज करो कि सामने से उधर से हाथी की सेना आ गई बहुत बड़ी, अब हाथियों की सेना आ रही है, तो हाथियों के साथ कैसे पंगा लिया जाएगा, तो ऐसे में क्या है, माँ शिलाकांतिका जो है बहुत अच्छा वेपन है। माँ शिलाकांतिका में डालो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर और उठा करके हाथियों की तरफ मारो। अब हाथी क्या करेंगे, वो उधर से आ रहे हैं तो वो घूम जाएंगे वापस और वो अपनी सेना को मार काट डालेंगे, है ना। तो इस तरीके से भी सारे का सारा खेल चलता है। ये दिमाग का खेल होता है, युद्ध कोई आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वैशाली और कौशल को भी जीत लेता है। इसके बाद एक स्तूपा का निर्माण करवाता है ये, और ये जो स्तूपा है राजगृह में बनवाता है। उसके अलावा ये एक फोर्ट का भी निर्माण करवाता है राजगृह में, ताकि इसके ऊपर कोई भी लिच्छवी अटैक ना हो पाए, लिच्छवी अटैक से यानी कि नेपालीज के अटैक से बचने के लिए। और बुद्धा का जो देहांत है वो इसी के कार्यकाल में हो रहा है, और बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद ये जो है काशी और वाजी कॉन्फेडरेसी को अपने अंडर कर लेता है। ठीक है दोस्त, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये था अजात शत्रु। अब जो इसने अपने पिता के साथ किया, इसका बेटा भी जो है इसके साथ करेगा। जी हाँ, इसने अपने पिता की एक तरह से हत्या की, तो इसका बेटा जो है इसकी करेगा। ये मैंने हिंदी में लिख दिया है। प्रथम बौद्ध परिषद जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से सवाल बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये बुद्धा के समकालीन है, कुणिक उपाधि है, और रथ मूसल और महाशिला कंतिका जो है इसके पास थी। तो ये सारा मैंने लिख दिया हिंदी वाले, इसको एक बार रीड मार लेंगे। ठीक है दोस्त, अब जो है आगे थर्ड रूलर आता है, उसका नाम है उदाइन। ये है 460 BC से 444 BC तक। अब ये जो है इसका रियल नाम क्या है, एक तरह से उदयभद्र है इसका रियल नेम। ठीक है भाई, उदाइन का ही रियल नेम है उदयभद्र। अब देखो कि एक जो मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध के टाइम में बिंबिसार और उदाइन जो है उसके कंटेम्प्रेरी हैं, तो ये जब उदाइन आ रहा है तब तक तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आपको समझना है कि वहाँ पे जो मैंने उदायन बताया था वो उदायन नहीं था, उदायन था। तो वो उदायन जो है वो कौशंबी का राजा था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत कर देना, ये जो है ये मगध का राजा बन रहा है, जबकि वो उदायन जो है वो कौशंबी का था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है दोनों में। अब ये क्या करता है, ये अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। यानी कि जो अजात शत्रु ने बिंबिसार के साथ किया वही एक तरह से ये अजात शत्रु के साथ कर रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात है। अच्छा, इसके बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये आपको ध्यान देना कि इसने कैपिटल शिफ्ट की थी मगध की पाटलिपुत्र में। यानी कि आपको समझना है कि पहले मगध की कैपिटल राजगृह हुआ करती थी, राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया। ठीक है, पाटलिपुत्र फ्रॉम राजगृह, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर में अगर आए कि किसने शिफ्ट किया है तो आपको उदयभद्र या उदाइन का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये फाउंडर था पटना सिटी का और पाटलिपुत्रा सिटी का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों पॉइंट्स के लिए हम
इसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है इसको 2 किंग्स ने सक्सीड किया है। इसके बाद अनिरुद्ध आता है, फिर मांडा आता है, जो कि बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर लास्ट रूलर इस डायनेस्टी का देखा जाएगा, हर्यंका डायनेस्टी का आखिरी रूलर जो है वो है नाग दशक। 437 बीसी से 413 बीसी के बीच में ये रूल करता है। ठीक है दोस्त, अब ये नाग दशक जैसे ही आया है, इसको किल करके फिर यहाँ पे शिशुनाग डायनेस्टी बनाई जाएगी। वो कैसे बनाई जाएगी वही मेरे को अब बताना है आपको। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सारी की सारी बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब आप देखिए कि शिशुनाग डायनेस्टी कैसे बन रही है। 413 से 343 बीसी के बीच में बन रही है। ये कहाँ तक जा रहा है? हाँ, 413 तक ही जा रहा है। तो आप देखिए कि जो नाग दशक है, लास्ट रूलर है हर्यंका डायनेस्टी का, उसी का एक कमांडर है जिसका नाम है एक तरह से शिशुनाग। और ये जाकर क्या करता है, यहाँ हर्यंका डायनेस्टी के लास्ट रूलर नाग दशक की हत्या कर देता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। जैसे ही खुद गद्दी पे बैठता है तो ये अब डायनेस्टी का नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसी के नाम पे डायनेस्टी जाएगी। तो इसका नाम हो जाएगा अब शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, और ये किसका मिनिस्टर था? नागदशक का मिनिस्टर था। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसने नागदशक को किल किया था। और इसने क्या किया, अब जो कैपिटल है मगध की, इसने भी शिफ्ट कर दी। अभी देखिए कि इससे पहले पाटलिपुत्रा में थी जैसे मान लो, तो फिर इसने वापस से शिफ्ट करके कहाँ कर दी? वैशाली में कर दिया। अब इसने जो कैपिटल को कहाँ भेज दिया? वैशाली में भेज दिया। और इसी ने अवंती के राज्य को भी जीत लिया था। आप देखिए कि मैंने जैसे बिंबिसार का बताया था कि वो अवंती को नहीं जीत पा रहे थे, टाई हो रहा था पूरा का पूरा मैच, लेकिन इसने जो है शिशुनाग ने अवंती को भी मगध के अंदर मिला लिया था। क्योंकि हो सकता है कि उस तरफ अब जो अवंती का राजा है वो उतना स्ट्रांग ना रहा हो, है ना। ऐसा कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, कभी कभी तो सारी टीम के प्लेयर बहुत ज़बरदस्त होते हैं ना। आप वो याद कीजिए मैग्रा वाली पूरी की पूरी शेन वॉर्न वाली, है ना, वो ब्रेटली वाली टीम, तो आप शायद कनेक्ट कर पाएँ। और कभी कभी होता है कि टीम में 2-4 ही प्लेयर अच्छे होते हैं और बाकी सब टुच होते हैं। तो वही वाली कहानी है ना। कई बार क्या है कि बहुत बढ़िया बढ़िया राजा एक टाइम पे हुए तो उन आपस में लड़ाई करते हुए भी भैया थक जाते थे, है ना। समझ ही नहीं आता था कि कौन किसको कैसे जीतेगा। और कई बार क्या है कि अगर टुच से राजा आ गए और उनमें से कोई एक आध राजा स्ट्रांग है तो वो सब जगह पे अपना कब्जा कर लेगा। कहानी यही है, सिंपल सी। ठीक है दोस्त, चलिए अब इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट रूलर जो है शिशुनाग डायनेस्टी का, वो बन रहा है काल अशोक। तो अभी शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, इसी का ही सेकंड रूलर एक तरह से काल अशोक बन रहा है। ये है बेटा शिशुनाग का ही। ठीक है दोस्त, अच्छा कंफ्यूज मत कर देना कि ये काल अशोक कहीं अशोका का बेटा तो नहीं है। भाई अशोका तो अभी आया ही नहीं। आप तो शिशुनाग डायनेस्टी पे, अशोका तो मौर्यन डायनेस्टी में आएगा। पहले चंद्रगुप्त आएगा तब तो अशोक आएगा, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आएगा, बिंदुसार का बेटा अशोक है। तो अशोक का तो कोई लेना देना ही नहीं है अभी काल अशोक से। काल अशोक खुद ही अशोक है ना, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, कहीं आप कंफ्यूज कर दो, है ना। और काल अशोक ने सबसे बड़ा जो काम किया है वो है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को पेट्रोन करना। और कहाँ किया है? ये वैशाली में किया है। ये हम ऑलरेडी बुद्धा के अंदर भी पढ़ चुके हैं, बुद्धिज्म में भी पढ़ चुके हैं, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसी से सवाल जो हाई चांस बनते हैं पूछने के। ठीक है, इसके बाद इसका अदर नेम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका अदर नेम है काकावरीन। और ये 395 बीसी से 367 बीसी के बीच में रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसने भी कैपिटल जो है मगध की वापस से कहाँ शिफ्ट की? पाटलिपुत्रा। इसके बाप ने देखिए कि कहाँ पे शिफ्ट की थी? वैशाली में, लेकिन इसने वापस से कहाँ पे शिफ्ट कर दी? इसने फिर से जो है मगध की कैपिटल को पाटलिपुत्रा में ही शिफ्ट कर दिया है। और अगर मैं लास्ट रूलर देखता हूँ शिशुनाग डायनेस्टी का, तो कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि नंदीवर्धन है। नंदीवर्धन इसका नहीं है लास्ट रूलर, इसका लास्ट रूलर है महानंदी। अब आप समझना कि ये जो महानंदी है एक तरह से एक बार क्या होता है कि इसका जो है प्रेम प्रसंग किससे पड़ जाता है? एक दासी से पड़ जाता है। और वो दासी क्या होती है? शूद्र होती है, जिसका नाम था महापद्मा। अब जब महानंदी जो है महापद्मा के साथ प्रेम करने लग जाता है तो भैया एक दिन सेक्स करते हैं, और उसी सेक्स के दौरान क्या है कि वो हो जाती है प्रेग्नेंट, और वहाँ से एक बच्चा जो है पैदा होता है। अब ये जो बच्चा पैदा हो रहा है वो महानंदी का एक तरह से एलिजिटिमेट चाइल्ड कह लीजिए, है ना, कि जिसको आप कह लीजिए कि बस बच्चा तो है लेकिन इसको नाम नहीं दिया जा सकता कि ये महानंदी का बच्चा है। नाजायज़ औलाद एक तरह से कह लें, हालांकि कोई अच्छी बात नहीं है ये बोलना, नाजायज़ बाप होते हैं औलाद नहीं होती है, बट एनीवेज तो नाजायज़ औलाद एक तरह से कह सकते हैं आप इसको। तो ये जो है इस किसका बेटा है? महापद्मा का बेटा है, महापद्मा, और महानंदी का बेटा है। ठीक है जी, ये अब दोनों का बेटा है तो महापद्मा और इसका है नंदी, तो महापद्मानंद इसका नाम हो जाता है। ठीक है, इसी बच्चे का नाम जो पड़ता है क्या पड़ता है?
महापद्मानंद। अब ये किसी तरीके से अपनी माँ के साथ कॉन्स्पायर करता है और कॉन्स्पिरेसी रच के महानंदी की हत्या करके खुद गद्दी पे बैठ जाता है। और इसके बाद जो है गद्दी पे कौन बैठ रहे हैं? शूद्र बैठ रहे हैं, शूद्रों का राज आ गया एक तरह से। और महापद्मानंद जो है वो अब गद्दी पे बैठ गया और यहाँ से ही अगला डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, नंद डायनेस्टी। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी वालों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है दोस्त। और जैसे ही ये गद्दी पे बैठता है तो बहुत सारे ब्राह्मण्स जो हैं इसके अगेंस्ट हो जाते हैं और वो हर जगह पे यही इसको सुनने को मिलता है कि अब तो कलयुग का राज आ गया, क्योंकि यहाँ राजगद्दी पे शूद्र बैठे हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा खेल होता है। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसके अंदर जो टू द पॉइंट मैक्सिमम चीज़ें हैं और उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो सारा बताने की कोशिश की है, ठीक है भाई। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लग रही है ये सारी की सारी वीडियोस तो प्लीज़ आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।